नागपुर में बाढ़ के जो हालात बने और उसके बाद में जिन हालातों को नागपुर शहर वासियों ने देखा, उसकी चर्चा यूसेन न्यूज़ लगातार कर रहा है। हम अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और कारणों को खोजने और जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये है कि इसका समाधान निकले, स्थायी समाधान निकले। शासन प्रशासन भी ये कह रहा है कि अब इस बार जो स्थिति बनी है आगे ना बने, इसको लेकर ठोस उपाय योजनाएं किए जाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो पॉइंट में हूँ। ये स्वामी विवेकानंद स्मारक है। इस बार जो बाढ़ की स्थिति बनी या अंबाझरी तालाब के आसपास के जो इलाकों में हमने जल जमाव की स्थिति देखी, लोगों के घरों में घुसे हुए पानी और उससे हुए नुकसान के हालातों को हमने देखा, तो जो स्थिति बिगड़नी शुरू हुई थी वो इसी जगह से शुरू हुई थी। भारी बारिश उसके पीछे एक कारण है। ये ओवरफ्लो पॉइंट है अंबाझरी तालाब का। यहीं से जो बारिश का पानी है वो अंबाझरी तालाब में जमा होता है और अंबाझरी तालाब में जमा होने के बाद में इसी रास्ते से आगे चल के नाग नदी में मिलता है और नाग नदी में मिलने के बाद में आगे जाके शहर के बाहर वो कन्हान नदी में मिल जाता है और एक तरीके से शहर के बाहर चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो बारिश का पानी है या तालाब का पानी है उसके निकासी की व्यवस्था है। एक छोटा सा पुल हमें दिखाई दे रहा है, उसी के नीचे से पानी जो है वो बहता है। जो जानकार हमें बता रहे हैं, जिन्होंने पुरानी स्थिति देखी है, उनके मुताबिक पहले जब यहाँ से पानी अंबाझरी तालाब से के ओवरफ्लो पॉइंट से होकर जब निकलता था वो बहुत तेज़ रफ्तार से निकलता था और उसकी निकासी में किसी तरीके से विघ्न भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए और इंफ्रास्ट्रक्चरों के तैयार होने के बाद में कहीं ना कहीं नदी जो है या रास्ता जो है वो सकरा होता गया और उसने पानी के प्रवाह को प्रभावित किया। यहाँ पर जो हमारे स्थानीय नेता हैं उन्होंने भी निरीक्षण किया और उनका भी आकलन ये कहता है कि जो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं उसकी वजह से जो बारिश के पानी की निकासी में जो है वो दिक्कत हुई है। हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी और आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति ना बने तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, किस तरीके की उपाय योजनाओं को किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि अंबाझरी का ओवरफ्लो पॉइंट है ये। इस समय नागपुर ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, राज्य ही नहीं, देश भर के जो लोग नागपुर शहर में आते हैं, नागपुर शहर की कई पहचान है, उन पहचानों में से एक ये भी है विवेकानंद स्मारक और ये अंबाझरी तालाब का ओवरफ्लो पॉइंट। हमें बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। इस तालाब से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। ऐतिहासिक तालाब है, लगभग 150 साल इस तालाब को हो गए हैं। किसी समय में ये तालाब जो है वो नागपुर वासी हैं उनकी प्यास को बुझाता था, लेकिन इस समय इस तालाब में मौजूद प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ पावड़े सर। आप इस समय सिविल कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं उसके एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और एक लंबा अनुभव सिविल इंजीनियरिंग में इनका रहा है। देश के जो अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं उनको निर्माण करने का काम भी सर के हाथों से हुआ है और आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। सर से हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि उनके नज़रिए से, चूँकि ये शहर उनका भी है, तो उनकी क्या सोच है और क्या वो सोचते हैं, क्या वो देखते हैं, क्या वो अध्ययन करते हैं कि ये जो समस्या इस वर्ष उत्पन्न हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सर ये बताएं कि सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये जो परिस्थिति बनी, बीते कुछ वर्षों में नागपुर शहर ने ऐसे बहुत बारिश का जो हाहाकार है वो देखा है। हैवी रेनफॉल हो जाता है, उसके बाद में स्थितियाँ विकट हो जाती हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, उन परिस्थितियों से लड़ने में वो कारगर साबित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। प्रकृति की आफत होती है, प्रकृति ही उसे शांत करती है, उसके बाद से स्थितियाँ सामान्य होती हैं। तो ये जो मौजूदा स्थिति बनी उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं? सर्वप्रथम सभी यूसीएन के दर्शकों को सादर नमस्कार। देखिए, जल तो जीवन है और हम लोग भारत में जो स्थिति में हैं, जैसे पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी का यदि आंकड़ा देखें
तो 2021 में वो 1486 था और वो घटकर 2031 में करीब 1367 होगा। यानी आज हम लोग 1700 क्यूबिक मीटर के नीचे है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी में। इसलिए पानी का हम लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व समझना चाहिए, क्योंकि 1700 क्यूबिक मीटर के नीचे यदि पर कैपिटा वाटर हो तो हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री कहलाते हैं। और जिस तरह से हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पानी तो उतना ही है, तो ऐसे में हम लोग 2051 में शायद हो सकता है 1000 क्यूबिक मीटर के आसपास करेंगे। तो होता यह है कि 1000 क्यूबिक मीटर के आसपास यदि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो हम लोग वाटर स्केर्स कंट्री में जाएंगे। तो यही मौका है, जो भी पानी आता है उसको हम लोग ज़मीनों में डाल दें और ये ना हो कि वो बह के लोगों का ज़िंदगी भर की कमाई बहा कर ले जाए। इसलिए इसका नियोजन और व्यवस्थापन करना बहुत बहुत आवश्यक है। और वहीं हम लोग कहीं तो भी विकास की अंधी होड़ में वो भूलते जा रहे हैं। विकास का मनाही नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखकर विकास होना चाहिए। भारत का पर्यावरण के क्षेत्र में यदि क्रमांक देखा जाए तो हम लोग 180वें हैं। यहाँ इधर जीडीपी का बात करें तो हम लोग दुनिया में 5वें क्रमांक के हैं, लेकिन नीचे से पहले नंबर पे हम लोगों का नंबर आता है पर्यावरण के क्षेत्र में। इसलिए हम लोग जब भी कोई विकास का काम करें तो साथ में ही पानी पर्यावरण का इसका ध्यान दें, नहीं तो उस दिन जैसे हादसा हुआ वो हरदम होना है। बारिश ज़्यादा नहीं हुई, देखिए ये जो कहा जा रहा है ढक फूटी सदृश्य या क्लाउड बस्ट, बिल्कुल नहीं। 106 मिलीमीटर यानी 4 इंच, 4 से 4.25 इंच आता है, इतना पानी हुआ है। इसमें इतना ज़्यादा इनंड, और वो भी कितने 4-5 घंटे में हुआ है। बम्बई में 944 मिलीमीटर पानी हुआ था, यानी करीब 3-3.25 फुट, 3 फुट के आसपास पानी हुआ। इतना ज़्यादा पानी नहीं हुआ है। 2020 में 157 मिलीमीटर पानी हुआ था, 6 इंच पानी हुआ था। 6 इंच के पानी में यदि शहर डूबता है तो कहीं तो भी नियोजन और व्यवस्थापन की कमी है। यहाँ मेरी ने अपना रिपोर्ट से सबमिट किया हुआ है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, डैम सेफ्टी वालों ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है। उस पर क्या कार्रवाई हुई है आप देख सकते हैं कि स्पिलवे के बीच में हम लोग खड़े हैं। आज हम लोगों को इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता कि स्पिलवे कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन के विहीन हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन स्पिलवे में ना हो। लेकिन एक जो बात कही जा रही है कि भारी बारिश जो हुई नागपुर में तो हुई वाड़ी में हुई, वाड़ी का भी जो पानी है, ना केवल बरसाती पानी, ना केवल अंबाझरी का जो कैचमेंट का एरिया है वो तो वाड़ी तक जाता है। वहाँ का जो सीवर का पानी है वो भी रूटीन प्रोसेस में यहीं आता है, क्योंकि एसटीपी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, तो पानी तो आता ही है। 8 से 10 MLD पानी पर डे अंबाझरी तालाब में आता है। लेकिन उस दिन ये कहा जा रहा है शासन प्रशासन के माध्यम से कि इतना पानी आ गया कि तालाब की कैपेसिटी, उसको कैरिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो इसलिए वो पानी शहर से बाहर हुआ। लेकिन जिस तरीके से जाना चाहिए था उसकी निकासी शहर से होते हुए शहर के बाहर हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई, क्योंकि पानी ही इतनी बड़ी मात्रा में आया था। तो आपसे हम थोड़ा सा तकनीकी नज़रिए से जानना चाहते हैं कि क्यों इतनी आसानी से पानी जो है वो शहर के बाहर नहीं जा पाया। और शुरुआत कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एरियाज़ में पानी घुसा है इस बार, उसके लिए अंबाझरी तालाब का ओवरफ्लो पॉइंट या इसके सामने का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो जिम्मेदार है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदार है। तो वो किस तरीके से जिम्मेदार है ये समझाने की कोशिश करें। अब समझ लीजिए, आपको भी मालूम है 1799 में बना हुआ है, भोसलेकालीन तालाब है। नेचुरली पानी अकेला तो नहीं आता है वाड़ी से या कहीं आजू बाजू से, अपने साथ सिल्ट लेके आता है, और जब सिल्ट आता है तो इसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। इसने तो हर साल दस्तक दी है, इसने तो बाढ़ की हर साल दस्तक दी है। सोया कौन था? यहाँ का प्रशासन सोया था, यहाँ के राजनेता सोए थे। इसको बच्चे यहाँ खेलते हुए ओवरफ्लो के समय हरदम दिखते हैं। थोड़ी सी बारिश नहीं हुई तो ये ओवरफ्लो हो जाता है, आज बारिश भी नहीं तो भी ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। हर एक वाटर बॉडी का एक लाइफ होता है, या तो उसको डिसिल्ट कराइए, वो आपसे होगा नहीं, वो करते भी नहीं आप, पुतले बहुत बना लेंगे, लेकिन ये जीवन आवश्यक वस्तु है, इसका उपयोग भी नहीं करेंगे। ये सब पॉल्यूट करके रखा हुआ है इंडस्ट्रीज़ ने।
यानी ये पानी का यदि यूज होता तो रिज्यूनेट हो जाता। यदि इसी को लिफ्ट करा के खेतों में दिया जाता अपस्ट्रीम साइड में, तो ये खाली होकर नए पानी को जगह देता। और वाड़ी में भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं हुआ है, महज 8 इंच पानी हुआ है वहाँ पे, एकदम 3 फुट नहीं हुआ है मुंबई समान। क्लाउड बस नहीं है वो, क्यूमुलोनिम्बस वाटर तो इतना, क्लाउड तो उतना पानी देगा ही। पानी ज़्यादा नहीं हुआ है, इसका नियोजन और व्यवस्थापन गलत हुआ है, और वो आज भी वैसे ही है। क्योंकि अभी यहाँ सीमेंट रास्ते जब बनाए गए, साथ में जो क्रॉस ड्रेनेजेस दिए गए, उससे बहुत स्पीड से पानी आउटलेट्स में जाता, रन ऑफ होता। वो आ जाके छोटी सी नाग नदी है, कितना झेल पाएगी? अब हो गई ये छोटी सी। हाँ नहीं, यानी लोक संख्या के साथ में लोक संख्या बढ़ गई है, तो लोक संख्या के सामने वो छोटी सी स्ट्रीम लगती है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से जो फ्लश आउट पानी है, वो भी उसी में जा रहा है बिना ट्रीटमेंट के। यदि उसके ऊपर भी कंट्रोल होता, वो भी रोका जाता, अपस्ट्रीम में कोई और तालाब बनते, जिसका मैं हरदम जिक्र करता हूँ कि गांव तिथे तालाब असला पाहिजे। यदि वो गाँव में ये सब पानी एक्सेसिव रेंज जो यदि उसका साठा होता है, इन्हें रोका जाता वहाँ, तो शायद इतना ज़्यादा पानी इसमें नहीं आता। और ये इतना ज़्यादा डिसिल्टिंग भी नहीं किया गया ऐसे, ना उसको लिफ्ट करा के कहीं और लेके गए, क्योंकि इसको खाली रखे, हाँ मालूम है बारिश आने वाला है। ऐसे नहीं कि IMD ने दिया, नहीं था, IMD ने तो क्लियर कर दिया था, तो ऑरेंज अलर्ट था। ऑरेंज अलर्ट में तो हर कोई चौकन्ना होता है, लेकिन इसके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हुआ। हाँ, इसका श्रृंगारिक डेवलपमेंट हम लोगों ने बहुत किया। आई लव नागपुर, नहीं तो आई लव यू नागपुर, और ये जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, ये भी तो अपने शहर को अच्छे तरीके से दुनिया भर के सामने प्रदर्शित करने के लिए भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और लेकिन ये हो सकता है कि नहीं हो तो करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह है भाई। ये स्पिलवे में नहीं, जहाँ से ओवरफ्लो आ रहा है, आपको इसको रोक रहे हो आप। तो इसको ना रोके, वो देखिए उस तरफ में आपको टूटी हुई दीवार दिखेगी। हम चाहेंगे कि जब एक तो ये आपने ओवरफ्लो पॉइंट में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी खामी आपने बता दी, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से जो पानी जा रहा है और यहाँ के पानी के जाने में किस तरीके से व्यवधान है, वो आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरीके से। आप दिखाइए थोड़ा दर्शकों को। वो आगे जो टूटी हुई दीवारें उस दिन अगर नहीं टूटती, तो शंकर नगर तक के सब पानी में डूबा हुआ होता। वो टूट गई, इसलिए आपको ये स्ट्रीम मिल गया और उस तरफ पानी निकल गया। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता, नागपुर शहर पूरा का पूरा पानी में आ जाता था। इसलिए ऐसे जो कंस्ट्रक्शंस है जिसको अतिक्रमण कहते हैं, उनको तुरंत हटाना चाहिए। दूसरे, नाले नदी के किनारे जो भी बस्तियाँ वगैरह बैठी है, 1 रुपये एकड़ से आप लोगों ने इंडस्ट्री को ज़मीनें दी हैं। 1 रुपया वो झोपड़पट्टी वाले के भी जेब में है, उसको नई ज़मीन दीजिए, यातायात की सुविधाएं दीजिए, तो वो अपने खुशी खुशी वहाँ पे जाएंगे और आएंगे। क्योंकि यदि इंडस्ट्रीज को 1 रुपये एकड़ से ज़मीन मिलता है तो उसकी जेब में भी है, वो तो ज़्यादा मांग भी नहीं रहा है, 2000 फुट में वो खुश हो जाएगा। अच्छा, आप तो खूब सिविल इंजीनियर है, ये तो समस्या हमने देख ली, लेकिन एक जो नाग नदी के पुनरुज्जीवन का जो एक योजना है वो साकार होने वाली है, जिस तरीके से उसके लिए जायका ने फंड भी देने की हामी दी है, और संभव है कि वो कुछ दिनों में जो है ये काम शुरू भी हो जाए। तो वो काम अगर शुरू हो जाता है तो उसके बाद इस तरीके की जो स्थितियां हैं, क्या वो उनके नियंत्रण में बहुत हद तक हमें मदद मिल सकती है? नाग नदी को साफ करने का तो आपने कब से हम लोग सुनते आ रहे, इतने करोड़ लग गए, उतने करोड़ लग गए। आपने कचरा डालना बंद किया गया उसमें? आज भी सभी पॉश बस्तियां, शंकर नगर, लक्ष्मी नगर, रामनगर से लेके धनतोली, रामदासपेट, सभी पॉश बस्तियों का अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली छोड़ा जाता है। क्या हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STP इस्टेब्लिश किए हैं? यदि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स करा के स्वच्छ पानी यदि डालने की योजना है, क्या कॉरपोरेशन के पास इससे पहले पैसे नहीं थे? क्या ये राष्ट्रीय धरोहर नहीं है? पानी सबसे जीवन आवश्यक वस्तु नहीं है? इन सवालों के जवाब जब तक के यहाँ के नागरिक पूछेंगे नहीं, और नागरिक जाग कर ये सब नुकसान
भरपाई का आग्रह करेंगे नहीं, तब तक के ये होना नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको तो कैश में देना ही चाहिए। साथ में ही कारपोरेशन ने कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए अगले 20 साल तक, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कमाई खराब कर दी है। नाग नदी का जो प्रोजेक्ट है उसमें यही सब बातें कही जा रही हैं कि एसटीपी लगाए जाएंगे, जो गंदा पानी जा रहा है। अभी स्थिति तो ये भी है कि गंदा पानी कहाँ से जा रहा है, ड्रेनेज लाइन, ये शहर इतना पुराना हो गया कि ड्रेनेज लाइन कहाँ से किस तरफ से जाके नाग नदी में मिल रही हैं, इसका भी रिकॉर्ड अब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है नाग नदी का, इसके आने के बाद में एसटीपी बनाए जाएंगे और गंदा पानी जो जिस तरीके से नाग नदी में मिल रहा है उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। अगर वो चीज़ हो जाती है, उसमें अगर सफल हो जाते हैं तो शहर के लिए तो अच्छी बात रहेगी। ये हम लोग काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के दिल के अंदर से एक नाला बहता है जो सिर्फ गंद नहीं फैलाता है, वो पूरे नागपुर में रोगराई भी फैलाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि जितना पानी गिरा, इतने पानी में से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो गया। इसको अगर हम बचा के रखते तो वो भविष्य में काम आता था। तो उसमें क्या हम असफल हुए हैं? उसको बचाया जा सकता था जिसमें या बचाने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे प्रथम जहाँ से आ रहा है वाड़ी ग्रामीण क्षेत्र से, वहाँ पे जहाँ गाँव है वहाँ एक तालाब होना जरूरी है, क्योंकि उनकी धूपकाले में बहुत हाल होते हैं पानी के लिए, किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है उनको। दूसरा, शहर में जितना भी पानी गिरता है छतों पे, उसको लेके ज़मीन में डाल दो तो ये बह के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम लोग वाटर स्केर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले सालों में हमारे पास में पानी के लिए झगड़े होने वाले। और ये बहता हुआ पानी यदि जाके गोसी खुर्द में सड़ रहा होगा या नाग नदी में मिलकर जो लोगों के पीने के काम नहीं आता होगा, तो बेहतर है आप छतों से उठा के उसको ज़मीन में डाल दीजिए, कुआं खोद के फिर पानी उसका काम कर लीजिए, या कुआं खोदना कंपलसरी कीजिए, पूरा पानी उसमें डाल दीजिए। दूसरा, एक ये जो आपके ड्रेनेजेस है, ये ड्रेनेजेस कंक्रीट के ना होके, इसका साइड में भले ही कंक्रीट हो लेकिन उसके बेस में कहीं 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 सोक पिट, कहीं सैंड पाइल्स, सो दैट रोड के साइड से जाने वाला पानी भी ज़मीन में मुरे, डायरेक्टली सबका सब नाग नदी में मत जाए। नाग नदी का चीज़ जान ही बहुत थोड़ी सी है। जो हिसाब से पानी आता है और हम लोग फ्लश का पानी भी उसमें डालते हैं, वो बहुत छोटी सी स्ट्रीम में नाग देती, उसमें रोकना है पानी वाटर, ये इसका स्टॉर्म वाटर का, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज दिए ही इसलिए गए हैं। और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का मिसमैनेजमेंट, दुर्लक्ष्य इतना ज़्यादा कि आप किसी से भी यहाँ से पूछिए कि यहाँ की ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कभी साफ़ हुई है क्या, आपको एक ही जवाब मिला ना, हमने तो हमारी ज़िंदगी में नहीं देखा। यदि वो साफ़ होता है तो ही ये साफ़ पानी आपको मिल पाएगा, नहीं तो वो फिर रास्ते से बहना शुरू हो जाएगा और आपके ये सब टेम्पररी गट्ठू वर्क है वो उखड़ के लोगों को तकलीफ देंगे। अच्छा, आपसे जो बातचीत हो रही है उसमें शासन, प्रशासन, महानगर पालिका और शहर के जो राजनेता हैं, मौजूदा राजनेता नहीं, जो पुराने राजनेता भी होंगे, क्योंकि हमारी असफलताओं का भी एक इतिहास रहता है और उस प्रक्रिया में कई लोग शामिल रहते हैं। जी जी। कई तरह के सिस्टम जो है वो काम करता है और अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से वो जी सिस्टम जी। काम करता है। उनको तो दोष दिया जा रहा है। हाँ। बतौर नागरिक, हम्म। नागरिक की जिम्मेदारी निभाने में इस शहर की किस तरीके की विफलता आपको लगती है? क्या नागरिक विफल हैं? क्योंकि नाग नदी में अगर इंक्रोचमेंट करके चीज़ों को विकसित किया जा रहा है तो उसमें शासन प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उसके साथ में नागरिक भी है। अगर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है तो ड्रेनेज लाइन में ना मिला के उस उसकी पाइपलाइन को नाग नदी में छोड़ने वाला भी स्थानीय नागरिक ही है। तो नागरिकों की भूमिका किस तरीके से आप देखते हैं? क्या वो भी जिम्मेदार हैं? क्या हमें अपने आचरण में भी थोड़ा सा सुधार रखना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों को खुद से जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हैं, नदी है, तालाब हैं, पानी है, तभी हम हैं। देखिए, लोकशाही में मालिक कौन? तो लोग। और घर में चोरी कब होती है? जब मालिक, चोर होशियार है करके कभी चोरी नहीं होती है। जब मालिक सोया हो,
मालिक नशे के लत में धुत पड़ा हो, मालिक अपना घर छोड़ के इधर उधर भटक रहा हो, तब घर में चोरी होती है। यही बात लोकशाही की भी है। लोकशाही में मालिक लोग है। यदि निद्रिस्त हो, जागरूक न हो, ये सब चीज़ें यदि उसको उत्सवों के समान सेलिब्रेट करते हो, जो गलत चीज़ है उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ये निश्चित ही लोकशाही के लिए तकलीफ वाली होगी और उससे ज़्यादा वो लोगों को ही डसेगी। कल जो पानी घुस के अलमारियों के अंदर के कागजात तक गिले कर चुका है, तो जिंदगी भर की कमाइयाँ उद्ध्वस्त कर हज़ारों कोटि रुपयों का नुकसान हुआ है। क्या 10,000 में भर के निकालिएगा वो डिग्री सर्टिफिकेट जो जिंदगी भर आपने किया हुआ है? ये ढकोसलेबाजी है। 48 घंटा आप चाहते हैं कि पानी घर के अंदर रुके? आप चाहेंगे आपके घर में 48 घंटा कीचड़ का पानी भरा रहे, तब आप आके बुला के ये बेवकूफ़ियाँ करना बंद करें। यानी बहुमत से चुना के दिए गए हैं, लोगों ने विश्वास रख के चुना के गया है। आप प्रायोरिटी समझिए। पानी जीवन है और इसके साथ खिलवाड़ करना ये अत्यंत जघन्य अपराध है, ऐसा कहूँगा मैं। और पानी ही क्यों, स्वच्छता भी यही जवाबदारी है। यहाँ के प्रशासन की जवाबदारी क्या है? लोगों का अंकुश क्यों नहीं है? सिविल ऑडिट हरदम होना चाहिए चीज़ों। क्यों नहीं है? डरते हैं शासन से, लोग सच बोलने को डरते हैं। ये दहशतवाद फैला के रखा हुआ है प्रशासन ने, इसलिए लोग सामने आना नहीं चाहते। ये चीज़ें दिखती नहीं है क्या लोगों को? कचरा नागमती का दिखता नहीं है क्या? वो बेचारे सफाई कर्मचारी थक गए काम करते करते, उनके बारे में कौन बोलता है? गंध हम फैलाए, साफ वो करे। इसलिए हर नागरिक ने जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शासन में मत लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये एकमात्र इक्वेशन है। और वो एक दो पक्षों का नहीं, सभी का वैसे ही रहने वाला कोई भी है। इसलिए जो भी सत्ता में आए, लोग जागरूक है। जहाँ गलत हो वहाँ गलत, जहाँ सही हो सही बोलने की हिम्मत रखें। नदी के आसपास का जो अतिक्रमण है उसको लेके बहुत चर्चा हो रही है। ये चर्चा हमेशा होती है, लेकिन इस बार बहुत हो रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो स्थितियां बनी, वो नदी के दोनों छोर में जिस तरीके से अतिक्रमण हुए हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत ज़्यादा आई है। आपका इस पे क्या मत है और आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को पूछोगे तो उनको सत्ता के लिए मतदान, और मतदान के लिए समंग लोकप्रियता या चीप पॉपुलैरिटी अनिवार्य है, यही बोलेंगे। और क्या, ज़रूरत नहीं कहता हूँ मैं, अनिवार्य कहता हूँ। लेकिन लोकशाही में एक चीज़ होती है जो दुनिया भर के लोकशाही ने एक्सेप्ट की हुई है, वो है रूल ऑफ लॉ। आपके पास सैटेलाइट पिक्चर्स है, सैटेलाइट पिक्चर हर साल के हैं, हर मिनट के हैं, क्योंकि हम लोगों ने सैटेलाइट छोड़े ही इसीलिए थे। सैटेलाइट पिक्चर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे अतिक्रमण हुए हैं और किनकी छत्र छाया में हुआ है, ये पता करना मुश्किल नहीं है। दिक्कत ये है यहाँ का प्रशासन रूल ऑफ लॉ चाहता है या नहीं चाहता है, या यहाँ का प्रशासन सत्ता में लिप्त मस्तवाल लोगों का पैर की जूती बनना चाहता है। यदि रूल ऑफ लॉ है तो बिछाइए वो सब चित्र और देखिए कहाँ कहाँ एनक्रोचमेंट हुआ है, वो एरिया का कौन अधिकारी है, उसके सैलरी में से डिडक्ट कीजिए और निकालिए उसको। और दूसरी बात, यहाँ गरीब लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 रुपये एकड़ में ज़मीन दे सकते हो, तो 1 रुपया तो उसके जेब में भी है, उसको भी रहने का अधिकार है। उसको रेसिडेंशियल एरिया में उसको दीजिए ज़मीन, क्योंकि उसका भी रहने का अधिकार है। उसके मेहनत पे ही यही आपकी जीडीपी बनती है। इसलिए इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। ज़रूरी नहीं कि रेलवे लाइन के किनारे या जल स्रोतों के किनारे ही झुग्गियों में रहे और फिर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते रहे। उनका भी सम्मान से जीने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। आपसे
बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातों में बहुत सारी चीज़ों को आपने रेखांकित भी किया और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पानी गिरा, जो बर्बाद हो गया एक तरीके से, उसने जो तबाही मचाई तो वो मचाई ही, लेकिन वो पानी बर्बाद भी हो गया। तो इस पानी की बर्बादी को भी हमें रोकना चाहिए और इस तरीके की स्थितियाँ आने वाले समय में कभी ना बने, इसको लेकर प्रयास होने चाहिए और ये प्रयास सामूहिक तौर से होना चाहिए। तभी इस तरीके की जो दिक्कतें हैं या त्रासदी हैं, एक शहर के लिए उसको रोका जा सकता है। कैमरामैन जितेंद्र खाबरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।